हेलो, नमस्कार दोस्तों, रिकॉर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये प्रश्न जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी का ये 4th लेक्चर है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। क्लास इस पूरे सीरीज में अभी तक हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को, आधुनिक भारत के प्रश्नों को, पर्यावरण के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी हम लोग भूगोल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, और ये प्रश्न जो हैं ये आपके आरओ एआरओ परीक्षा में, सीए परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट, एपीएस परीक्षा में, ग्रुप सी, ग्रुप डी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। क्लास में एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका टेस्ट सीरीज़ है उसमें फुल टेस्ट भी प्रोवाइडेड है प्लस सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिएगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम पहले प्रश्न तो नहीं देखेंगे, लेकिन जैसा कि हर क्लास में हम आजकल कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। जैसे आपने देखा पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने जब आपसे डिस्कस किए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछे गए, उसमें रिवर से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और आपकी विभिन्न परीक्षाओं में भी यहाँ से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं कि कौन सी रिवर कहाँ पर ड्रेन हो रही है या कहाँ पर आपके ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से। तो हमने हिमालयन रिवर के बारे में डिस्कस किया था। आज कुछ और हम लोग रिवर्स को एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिमालयन रिवर में हम गंगा को ही देख लेते हैं। जब हम गंगा की बात करते हैं तो आपके परीक्षा में जब पूछा रहेगा कि गंगा जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो आप बताएंगे गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये ड्रेन कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। ये याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी आपकी ओरिजिनेट हो रही है, और ये जब अलकनंदा से जाकर मिलती है तो ये गंगा कहलाती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है, एक साथ ये मिलती हैं, तो फिर ये गंगा नाम से जानी जाती हैं। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न बना कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर दिया रहा तो आप उसको टिक लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था चेमायुंगडुंग ग्लेशियर की जब हम बात करेंगे वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी ओरिजिनेट हो रही है, और ये ड्रेन कहाँ पर हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। जब इंडस की बात करेंगे तो इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है, और ये ड्रेन आपकी हो रही है अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद ये अरेबियन सी में ड्रेन होती है। महानदी की बात करेंगे तो ये सिहावा हिल छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है, और ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पर इतनी रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होंगी, जिसमें आपको याद रखना महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। याद रखिएगा ये सारी रिवर्स जो हैं वो जाकर कहाँ पे गिर रही हैं, ड्रेन कहाँ पर हो रही हैं, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं ये चारों रिवर अभी हम बात कर रहे हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, महानदी की जब हम बात करेंगे तो ये तो आपको पता चल गया कि ये ड्रेन हो रही है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है तो याद रखिएगा सिहावा हिल छत्तीसगढ़ से। गोदावरी की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था नासिक के त्र्यंबकेश्वर के बारे में, तो नासिक त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी आपकी ओरिजिनेट हो रही है, और जो जाकर कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। हम बात करें कृष्णा की तो कृष्णा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। याद रखिएगा। कावेरी की बात करेंगे तो यहाँ पे ताला कावेरी दिया गया है, कई जगह ब्रह्मगिरी हिल्स दिया रहता है, याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी हिल्स भी याद रखिएगा। ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक से आपकी ओरिजिनेट हो रही है कावेरी, और जाके ड्रेन कहाँ हो रही है, बे ऑफ बंगाल में। चल नर्मदा की बात करें तो नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक प्लेटू से, ठीक है, याद रखिएगा। और ड्रेन कहाँ हो रही है, अरेबियन सी में। तापी की बात करेंगे तो सतपुरा हिल्स
मध्य प्रदेश अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। माही की बात करेंगे, माही आपकी विंध्यन रेंज से ओरिजिनेट होती है और ड्रेन होती है अरेबियन सी में। साबरमती की बात करेंगे तो अरावली हिल्स राजस्थान से ये ओरिजिनेट होती है और ड्रेन होती है अरेबियन सी में। लूनी, ध्यान दीजिएगा, लूनी जो है वो भी अरावली हिल्स से ही निकलती है, लेकिन ये आपकी ड्रेन नहीं होती है, ये क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर, रन ऑफ कच्छ में, ये याद रखिएगा, ठीक है। पेरियार की बात करेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट केरला में, केरला से, और अरेबियन सी में ड्रेन होती है। क्लास ये टेबल है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि खाली ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो जाकर ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, कौन कौन सी नदियां हैं जो ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में। तो यहाँ पर मैंने टेबल के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपको याद रखना है। मैं फिर एक बार आपको कहूँगी, जरूर याद रखिएगा महानदी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ठीक है। इनको तो भूलने की गलती भी मत करिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिए, क्योंकि एग्जाम में जब दिया रहता है, अभी मैं पढ़ाती हूँ तो चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, क्योंकि आप फ्रेश पढ़े रहते हैं ना, तुरंत पढ़े रहते हैं, तो दिमाग में चीज़ें बैठी रहती, तुरंत आंसर देते हो। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते तब कंफ्यूजन होती है। आपसे कह दिया जाएगा कि बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी नहीं गिरती है, उसमें कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा दे दिया जाएगा, तब कंफ्यूजन होती है नर्मदा कहाँ पर ड्रेन हो रही थी। तो याद रखिएगा, नर्मदा कहाँ ड्रेन हो रही है, नर्मदा ड्रेन हो रही है अरेबियन सी में, ये याद रखिएगा क्लास। तापी की हम बात करें, सतपुरा हिल से निकल रही है, अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं मैंने आपको बताया, लूनी जो है वो अरावली हिल से आपकी ओरिजिनेट हो रही है और ये लुप्त हो जाती है रन ऑफ कच्छ में, ये ड्रेन नहीं होती है, विलुप्त हो जाती है, याद रखिएगा। साबरमती के बारे में मैंने आपको बताया, ये रही साबरमती, ठीक है, ये रही माही। साबरमती गुजरात में आपके, ये देखो यहाँ पे आपकी फ्लो कर रही है, ड्रेन हो रही है अरेबियन सी में। नर्मदा के बारे में मैंने आपको बताया, नर्मदा कहाँ पर ड्रेन हो रही है, बताइए। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकल रही है और ड्रेन हो रही है अरेबियन सी में। फिर मैंने आपको तापी के बारे में बताया, ये देखिए, ये रही तापी, कहाँ ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी में। ये अरेबियन सी है ना, क्लियर है क्लास, तो ध्यान रखिएगा अरेबियन सी में। अब देखो यहाँ पे मांडवी और जूरी दिया गया है, ठीक है। ये दोनों जो रिवर है वो कहाँ की है, आप ही के इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि गोवा की मुख्य रिवर कौन कौन सी है, तो मांडवी और जूरी, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बता रही हूँ। फिर यहाँ पर आपको पेरियार रिवर दिख रही है और पंबा रिवर दिख रही है, और ये शरावती, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे जोग वाटरफॉल है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जोग वाटरफॉल किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बार बार रिपीट करूंगी, आप में से जो भी स्टूडेंट इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो इन रिवर्स को ज़रूर पढ़िएगा। ये ज़रूर दिमाग में बना के रखिए कि बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर जाकर ड्रेन होती है, कौन सी रिवर आपकी अरेबियन सी में जाकर ड्रेन होती है, कौन वेस्ट फ्लो कर रही है, कौन ईस्ट फ्लो कर रही है। परीक्षा में प्रश्न बनता है। यहाँ पर मैं इसको भी एक बार हटा देती हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। लूनी जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। साबरमती याद रखिएगा, ठीक है। माही याद रखिएगा, माही के बाद नर्मदा है, नर्मदा के बाद आपकी तापी है, ठीक है। उसके बाद आप मांडवी, जूरी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, और पेरियार और पंबा याद रखिएगा। और शरावती जो ये आपको कर्नाटक में दिख रही है, ये रिवर यहाँ पर कर्नाटक पे, इस पे जोग वाटरफॉल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, इधर की तरफ तो आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में इधर गोदावरी दिख रही है, कृष्णा दिख रही है, कावेरी दिख रही है, ठीक है। अब वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से एक बार हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लास, एक चीज़ बार बार मैं हर सेशन में कहती हूँ कि मैं ही आपको पीसीएस के भी पीवाईक्यूज कराती हूँ, मैंने ही आपको आरओ के भी पीवाईक्यूज कराया है, और मैं ही आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी पीवाईक्यूज करा रही हूँ, ठीक है। तो विभिन्न एग्जाम्स के विभिन्न पेपर को मैंने देखा है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना वो सारे पेपर्स के लिए सेम ही होते हैं। रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, चाहे पीसीएस में अपीयर हो, चाहे आरओ में बैठो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में बैठो, या फिर एसएससी एग्जाम में बैठो, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए।
अब यहाँ पर देखना, महानदी का उद्गम स्थल क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब हम महानदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो आपको याद रखना है सिहावा पहाड़ी, अमरकंटक पठार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोग, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सारी आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे इमेजिन करो एक पूंछ है, टेल है, टेल पर क्या है? जोग बैठा हुआ है। जोग कीड़े के बारे में सुना है ना, जो खून पीता है, जोग के बारे में सुना है, जो क्या कर रहा है? खून पी जाता है, जो खून पी लेता है ना। तो ऐसे इमेजिन करो किसी की पूंछ है और उसकी पूंछ पर जोग बैठा है, ठीक है। इमेजिन कर लिया, पूंछ पर जोग बैठा है, तो जोग ऑन टेल, जोग ऑन टेल, पूंछ को क्या कहोगे? टेल, तो जोग ऑन टेल ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? जोग ऑन टेल जो है वो महानदी की ट्रिब्यूटरी है, कभी भी नहीं भूलोगे, ऐसे याद करोगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर हमने जब महानदी की बात की थी तो मैंने आपको सिहावा हिल्स बताया था, इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में सिहावा हिल्स ही दिया रहता है। सिहावा हिल से इनकी और ये ओरिजिनेट हो रही है और ड्रेन कहाँ पर हो रही है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। जब हम बात करेंगे जोग ऑन टेल, याद रखो जोग ऑन टेल, जोग जो है बैठा हुआ है पूंछ पर, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। हीराकुंड, ठीक है, याद रखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि हीराकुंड डैम किस पर है? महानदी पर है। अरे जो महान पुरुष होते हैं उनको लोग कहते हैं ना, आप एकदम हीरा है, हीरा। तो क्या क्या ट्रिक मैंने बताया? जोग ऑन टेल, जोग ऑन टेल, आंख बंद करके सोच लो, जो जोग कीड़ा है वो किसी की पूंछ पे बैठा है, तो आपने कहा जोग ऑन टेल किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। आपने कहा महान लोग जो होते हैं ना वो एकदम हीरा है, तो हीराकुंड कहाँ पर है? बांध, तो ये भी महानदी पर है, ठीक है। टिकरा पारा, याद रखिएगा, ये भी महानदी पर है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेनिनसुलर इंडिया की बात की जा रही है, यहाँ पर सबसे लंबी नदी क्या कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, पेनिनसुलर इंडिया की, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, ठीक है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी का ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है? ओरिजिन कहाँ से है? तो त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा। और ड्रेन कहाँ पर हो रही है? बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी का, देखो दूसरा प्रश्न यही है, का उद्गम स्थल क्या है? त्र्यंबकेश्वर, याद रखिएगा, ठीक है, त्र्यंबकम, वहां पे आपके ज्योतिर्लिंग भी है ना। मंजिरा नदी गोदावरी नदी में कहाँ मिलती है? हैदराबाद के पास, ये याद रखिएगा। जो मंजिरा नदी है वो गोदावरी नदी में कहाँ पर मिलती है? हैदराबाद के पास, इसको नोट कर लीजिए। आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं पूछा गया है, लेकिन किसी परीक्षा में ये पूछा गया रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कुछ ट्रिब्यूटरीज गोदावरी की आप देख लीजिए, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, पवरा, ताल, मंजिरा, मानरी। अब जब मैंने आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास ईयर्स के क्वेश्चंस को कराया था तो मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, पेनगंगा, वेनगंगा, PW, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, ये जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। गोदावरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरी है पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। गोदावरी की हम बात कर रहे हैं। गोदावरी के नदी द्रोणी का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है? तो कहाँ कहाँ? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में आपको पता है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में गोदावरी नदी का विस्तार है। प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दूसरी पूछ लिया, पहली पूछा होता तो गोदावरी बताते, दूसरी पूछा है तो क्या बताओगे? कृष्णा बताओगे। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महाबलेश्वर है, पहले ही हमने डिस्कस किया है। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद का संबंध किससे किससे है? तो आपको पता, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो पहला तो हमने बताया था जहां पर आपके पाए जाते मैंग्रोव्स पाए जाते, सुंदरबन डेल्टा के बारे में मैंने आपको बताया था, पहला है। यहाँ पर दूसरा पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा दूसरा जो है वो आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदावरी नदी का संयुक्त, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी नदी के संयुक्त से जो डेल्टा बनता है आंध्र प्रदेश में, वो दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का। ज्यादातर परीक्षा में सुंदरबन डेल्टा के बारे में ही पूछा जाता है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी किस
लिए प्रसिद्ध है? तो जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कोयना, ठीक है। पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, याद रखिएगा। कृष्णा की बात यहाँ पर की गई है। कोयना, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। विजयनगर की स्थापना किस नदी के तट पर हुई है? तुंगभद्रा पे हुई है। विजयनगर, तुंगभद्रा, आपके बैटलफील्ड भी वहां पर है ना, हमने डिस्कस किया विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अच्छा, अभी हम हिस्ट्री में आगे डिस्कस करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, ठीक है, या आरओ के लिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई है? तुंगभद्रा पे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? थोड़ी देर पहले ही बताया कि ब्रह्मगिरी हिल्स, याद रखिएगा। फिर कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र का राज्यवार विवरण क्या है? तमिलनाडु और पुडुचेरी में आपको कावेरी नदी फ्लो होते हुए दिखती है, ठीक है। आगे देखिए, शिव समुद्रम व होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जो है वो किस पर है? कावेरी पर, याद रखिएगा। शिव समुद्रम व श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का संबंध किससे है? कावेरी नदी से है। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो कावेरी को जाना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में, ठीक है। यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं ये चीज, दक्षिण भारत की गंगा हम किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। और कई जगह लिखा रहता है दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर हम बोलेंगे तो गोदावरी ही बताएंगे। दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी प्रसिद्ध है। थोड़ा सा सिमिलर साउंड हो रहा है, लेकिन पेपर में ध्यान दीजिएगा इस चीज को। प्रायद्वीपीय भारत का वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी अपवाद क्षेत्र किस फसल के लिए फेमस है? तो ये आपके धान के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। वैगई नदी के बारे में पूछा गया है, पूछा जाता है कि वैगई नदी आपकी कहाँ फ्लो करती है? तो तमिलनाडु में फ्लो करती है, याद रखिएगा। मदुरई किस नदी के तट पर स्थित है? वैगई नदी के, ठीक है। विजयनगर की बात करेंगे तो तुंगभद्रा, याद रखिएगा। वैगई नदी का समुद्र से मिलन किस स्थान पर होता है? पाक की खाड़ी में। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य किस नदी का अफवाह है? तो पेन्नार नदी है आपकी। कृष्णा और कावेरी के बीच में आपको एक नदी दिखती है, पेन्नार। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है शरावती नदी के बारे में, ठीक है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भरतपुछा नदी है, याद रखिएगा। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो पेरियार नदी है। तेरेखोल नदी किस राज्य की सीमा बनाती है? गोवा एवं महाराष्ट्र की, ये याद रखिएगा। तेरेखोल नदी जो है वो गोवा एवं महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। गोवा राज्य की 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है मैप में। एक बार मैं आपको फिर से मैप दिखा दूं ताकि आपको याद रहे। देखिए थे क्लास, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये मांडवी है, ये जुआरी है। ये दोनों नदी कहाँ पर है? आपकी मेन नदी जो है वो गोवा में है, ठीक है। फिर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर आपको पेरियार नदी दिख रही है, ये याद रखिएगा। ये शरावती नदी है जिसपे कि गरसोप्पा वाटरफॉल है, जिसको कि हम जोग वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। यही सारी चीजें उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपको दी गई है, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए फिर अगर आप आगे बढ़े हम लोग, देखिए निजाम सागर परियोजना किस पर है? मंजरा नदी पर, जो कि कहाँ पर है? तेलंगाना में। अलमाटी परियोजना की बात करेंगे तो मिट्टी कौन खाते थे? कृष्ण खाते थे। तो अलमाटी परियोजना किस पर है? कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा परियोजना याद रखिएगा आप, ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश में है और तुंगा और भद्रा के संगम पर है। तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम पर तुंगभद्रा परियोजना है, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीशैलम की हम बात करेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। नागार्जुन सागर, नाग पर कौन नाचे थे? कृष्ण नाचे थे। तो नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? कृष्णा नदी पर है। पोचमपात जो है वो गोदावरी नदी पर है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए क्लास, हमने कृष्णा की बात की है, यहाँ पर श्रीशैलम, ठीक है, अलमाटी और यहाँ पर नागार्जुन। तो नाग पर कौन डांस करते थे? नाग पर, ठीक है, तो कृष्ण हो गए, तो कृष्णा नदी, ठीक है। अलमट्टी, मट्टी कौन खाए थे? कृष्ण खाए थे, तो अलमट्टी हो गया, ठीक है। श्रीशैलम की हम बात करेंगे तो ये श्री याद रखिएगा, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी, तो लक्ष्मी किसके साथ है? कृष्ण के साथ है, ठीक है, विष्णु जी के साथ है, तो याद रहेगा कृष्णा नदी। तो याद हो गया? बताइए, इतना याद हुआ?
याद हुआ कि नहीं, पूछा जाता है पेपर में इसलिए पूछ रही हूँ। तो मट्टी कौन खाते थे, कृष्ण खाते थे। नाग अर्जुन की अगर हम बात करें, नाग पे कौन नाचते थे, कृष्ण नाचते थे। श्री किसके साथ रहती हैं, विष्णु के साथ रहती, कृष्ण के ही अवतार। ठीक है, तो सब हो गया आपका, तो ये आपको याद हो गया होगा। पोचम पाद की अगर हम बात करें तो एक गेम होता था, पोचम पा भाई पोचम पा, 100 रुपए की घड़ी चुराई। तो याद रखिएगा जब पोचम पाद आप खेलते हैं तो क्या कहते हैं, गो गो, चलो जल्दी जल्दी खेलो, गो गो, ठीक है, गो 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 करके, तो गोदावरी याद रहेगा। देखिए अपना तरीका होता है याद करने का, मैं एक चीज़ जानती हूँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। जब हम कोई ट्रिक बताते हैं ना तो उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। अब कोई स्टूडेंट ने इमेजिन कर लिया कि पोचम पाद है तो पोचम पा भाई पोचम पा वाला खेलते, तो गो हम लोग गो कहते थे, मतलब दौड़ो, गो, गोल गोल घूमो, गो, तो याद रहेगा गोदावरी, कभी उसको नहीं भूलेगा। अब कृष्ण की बात जब करेंगे तो कृष्ण ने मिट्टी खाई तो अलमट्टी याद रहेगा, कृष्ण ने नाग पे नाचे तो नागार्जुन याद रहेगा, फिर उसके बाद कृष्ण जो थे वो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं तो श्रीशैलम याद रहेगा। अब आगे देखिए, इडुक्की की हम बात करेंगे तो पेरियार हो गया, ठीक है। उकाई कई बार पूछा गया है, उकाई डैम किस पे है, तापी पे, ठीक है, उकाई परियोजना याद रखिएगा गुजरात में। काकरापार की बात करेंगे तो ये भी ताप्ती पे, ठीक है, काकरापार और उकाई, ठीक है, उकाई, ताई और काका। देखो यहाँ से उकाई थोड़ा ताई लग रहा है, ताई और काका, ताई और काका किस पर है, ताप्ती नदी पर है, ठीक है, ताई काका ताप्ती नदी गुजरात याद रहेगा। शरावती जल विद्युत परियोजना शरावती नदी पर है, कोयना कोयना नदी पर है, तेलुगु गंगा कृष्णा नदी पर है, ठीक है, याद रहेगा, थोड़ा बहुत याद हुआ। उकाई पूछेंगे तो ताई याद आ जाएगा, उकाई ताई, ठीक है, और फिर काकरापारा याद रखिएगा, काका और ताई कहाँ पर है, ताप्ती पर है, ठीक है। चलिए गुजरात आगे बढ़ते हैं। अब व्हीलर द्वीप की बात यहाँ पर की गई है के पास बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी आपकी गिरती है, तो ब्राह्मणी नदी गिरती है। पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, किस झील में गिरती है, तो वेमनाथ झील में गिरती है, याद रखिएगा। पंबा नदी अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर किस झील में गिरती है, वेमनाथ झील में गिरती है। क्लियर है। चलिए अब अरेबियन सी के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हम साबरमती की बात करें, माही की बात करें, नर्मदा की बात करें, ताप्ती की बात करें, इंडस की बात करें, ये सारी रिवर जो है वो कहाँ पर आकर गिर रही है, मुझे बताओ, अरेबियन सी में। तो देखो यहाँ पर ये आपकी साबरमती हो गई, ये माही हो गई, ये नर्मदा हो गई, ये ताप्ती हो गई, ठीक है, इधर से आपकी इंडस, तो ये सब कहाँ पर ड्रेन हो रही है, अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। जो आपकी लूनी रिवर है वो अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है और रन ऑफ कच्छ में लुप्त हो जाती है। चलो, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी रिवर निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है नर्मदा नदी। और आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी जो है वो ब्लॉक, ये भ्रंश घाटी में आपकी प्रवाहित हो, मतलब बहती है भ्रंश घाटी में। इधर अगर आप देखेंगे, इधर आपको सतपुरा और विंध्यन रेंज दिखेगा, सतपुरा और विंध्यन रेंज के मध्य में आपकी नर्मदा नदी जो ब्लॉक फॉर्म होता है उसके थ्रू नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलते हुए कहाँ पर ड्रेन होती है, अरेबियन सी में, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात किस पर है, कई बार पूछा गया है, धुआंधार वाटरफॉल किस पर है, नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा का अववाह क्षेत्र कौन सा है, तो नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलती है, गुजरात और महाराष्ट्र में फ्लो करती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो मुल्ताई पहाड़ी, याद रखिएगा, सतपुड़ा रेंज, ठीक है, जो आपकी ताप्ती नदी है वो सतपुड़ा रेंज से निकलती है। क्लास ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये विंध्यन रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है। यहाँ पर कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, जल्दी से ऐश्वर्या मैम को बताओ, नर्मदा रिवर। कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक से, ठीक है, कहाँ ड्रेन होगी जाकर, बताओ, अरेबियन सी में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सतपुरा के इधर से आपकी कौन सी रिवर निकल रही है, ताप्ती नदी निकल रही है। और ताप्ती नदी से वेस्टर्न घाट आपका स्टार्ट होता है, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बना है कि वेस्टर्न घाट की सीमा जो है वो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, सतपुड़ा से, ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी से। सतपुड़ा तथा अजंता पहाड़ी के बीच में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो वो ताप्ती नदी है। जब सतपुड़ा और विंध्यन रेंज की बात होगी, उसके जो भ्रंश घाटी है उसमें कौन सी रिवर प्रवाहित होती है, तो आप नर्मदा बताएंगे। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में जो भ्रंश घाटी है उससे नर्मदा फ्लो होती है, और सतपुड़ा और अजंता में जो भ्रंश घाटी है उससे ताप्ती नदी फ्लो होती है। सूरतनगर किस नदी पर स्थित है, तो
ये आपके ताप्ती नदी के मुहाने पर। काकरा पार, ठीक है, उकाई परियोजना अभी हमने डिस्कस किया। काका और ताई उकाई ऐसे याद रखना, ताई उकाई ताई उकाई ताई उकाई याद रहेगा। काका काका काका, तो काका और ताई दोनों ताप्ती नदी गुजरात, याद रखिएगा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित पहाड़ी कौन सी है? सतपुड़ा है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए ध्यान दीजिए जल्दी से, जो पॉइंट बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं उस पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मैं ड्रॉ करने का प्रयास करती हूँ। ये देखो, ये आपका विंध्यन रेंज हो गया, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका सतपुड़ा रेंज हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आपका अजंता हो गया, ये याद रखिएगा, ठीक है, अजंता हो गया। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा फ्लो कर रही है, ठीक है। सतपुड़ा से अगर हम देखेंगे तो तापी आपकी ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। यहाँ पूछा है नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा स्थित है। यहाँ पे ताप्ती है, यहाँ नर्मदा है, बीच में सतपुड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की झील, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर PCS, BEO, UPSSC, ठीक है, SSC, सबके लिए महत्वपूर्ण है, आपके भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ध्यान दो, झील जल का वह स्थिर भाग है जहाँ चारों ओर से स्थल खंड से घिरे होते हैं तथा स्थल भाग होता है। आपको पता है झील क्या है, यहाँ पर हर जगह आपको लैंड 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 दिखेगा और यहाँ पर वाटर दिखेगा, झील का निर्माण हो गया। भारत की सबसे बड़ी झील, अगर हम बोलें खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो चिल्का झील है, याद रखिएगा। चिल्का झील के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। नालाबान द्वीप कहाँ पर स्थित है? वो चिल्का झील पर स्थित है, याद रखिएगा। चिल्का झील की जब बात हम करेंगे तो नालाबान द्वीप वहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर देखो, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी मानी जाती है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है, लॉन्ग झील की बात की गई है, तो वो वेम्बनाड झील है, ठीक है। वेलिंगटन और वल्लारदम द्वीप जो है वो किस आपके वाटरफॉल मतलब झील के पास है? तो वेम्बनाड झील के पास है, केरल में, याद रखिएगा, वेलिंगटन, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होती है? ये आपकी आयोजित होती है वेम्बनाड झील पर। पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उत्तर पूर्वी भारत की बात की गई है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की गई है, वहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो लोकटक झील है, मणिपुर में, ठीक है। अगर आपसे भारत की पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताएंगे वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की हम बात करेंगे तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है, और किस झील के पास? लोकटक झील के पास, ठीक है। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। भारत की बृहत्तम ताजे पानी की झील कौन सी है? तो मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम बात करें, वहां पर सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, मीठे पानी की झील कौन सा है, तो आप लोकटक झील बताएंगे, मणिपुर। लेकिन जब हम पूरे भारत की बात करेंगे और पूछेंगे पूरे भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे वुलर झील, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित झीलें देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर की, ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। सोन की सहायक नदी रिहांद पर स्थित है ये, तो याद रखिएगा सोन की जो ट्रिब्यूटरी है रिहांद, इस पर सरदार वल्लभ पंत सागर झील है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक लगा लो, अगर नहीं पता तो नोट कर लो। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर, ठीक है, स्थित है ये, और सोन नदी की जो ट्रिब्यूटरी है रिहांद पर ये स्थित है, ठीक है। स्टेनली जलाशय की बात की जा रही है तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, और मिठुर बांध जो है वो इसके पीछे है। पेरियार झील की बात करेंगे तो पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर आपको हमेशा याद रहेगा, नाग पर कौन नाच रहे थे? कृष्ण, तो कृष्णा नदी हो गया। गोविंद सागर झील की बात करेंगे तो गोविंद जो है वो हमेशा सत्य बोलते हैं, गोविंद, ठीक है, तो गोविंद सागर किस पर है? सतलज पर है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर जो है ये सब चंबल नदी पर है। बताओ, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर है? बोलो, चंबल पर, ठीक है। अब बताओ, गोविंद सागर झील की हम बात करेंगे तो ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर कृष्णा पर है, याद रखिएगा। गोविंद वल्लभ पंत की हम बात करेंगे तो ये
रिहांद पर है जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर। चलिए अब कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय वेट मार्शी एंड डेल्टेक सॉइल। ठीक है, डेल्टा से डेल्टेक सॉइल की बात यहाँ पर की गई है। निम्नलिखित में से कौन आर्द्रता, दलदली और नदीमुखी मिट्टी द्वारा समर्थित है? मैंग्रोव, देवदार, नागफनी या कैक्टस की बात की गई है। ओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, आसान सा है। बार बार मैंने आपको बताया है कि डेल्टा की बात की है हमने, सुंदरबन डेल्टा की बात की है। सुंदरबन डेल्टा में हमें सुंदरी ट्री देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हमें मैंग्रोव्स फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और मैंग्रोव्स की विशेषता क्या होती है, इन पेड़ों की जो जड़ें होती है ना, वो पानी के ऊपर इस तरीके से दिखती है। ठीक है, और इन्हीं जड़ों पर नोड्स होते हैं जिससे कि ये रेस्पायर करती हैं। ठीक है, तो इनकी जड़ें पानी के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो सुंदरबन डेल्टा याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष है। ठीक है, मैंग्रोव्स हैं ये। क्लियर है? चलो, आसान प्रश्न था बहुत ही, क्योंकि मार्शी डेल्टिक वेट की बात की गई है यहाँ पर। ए आपका सही उत्तर है। जम्मू और कश्मीर में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं? तो बताइए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, मैंग्रोव वन या पर्वतीय वन। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो 131 का आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आसान प्रश्न है। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पर्वत है तो वहाँ पर आपका माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा, पर्वतीय वन मिलेगा। मैंग्रोव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये जहाँ पर भी डेल्टा बन रहा है ना, जहाँ पर भी पानी है, ठीक है, पानी बहुत गहरा नहीं है, हम कोस्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। रेन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, और ये सदाबहार वन होते हैं, पूरे साल ये हरे भरे रहते, कभी भी अपनी पत्तियों को झाड़ते नहीं हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है, पर्णपाती वन। एक समय जब होता है, पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ बेचारे पत्तियाँ अपनी झाड़ देते हैं, फिर जब बारिश आती है तो फिर सब हरा भरा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर है? इलाहाबाद हाई कोर्ट CA परीक्षा 2021 में और RO 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो भारत में अगर हम देखेंगे फॉरेस्ट एरिया की बात की गई है तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बी आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट भी जाती हूँ क्योंकि कई बार मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ते हुए आगे खड़ी हो जाती हूँ तो आप लोगों को दिखता नहीं। आप में से कई स्टूडेंट ने कई बार बोला है कि मैम जब एक्सप्लेनेशन वाला स्लाइड रहे तो साइड हो जाया करिए। ठीक है, तो अभी विजुअल होगा आपको, मैं चेक भी कर रही हूँ कि कहीं दिक्कत ना हो रही हो, तो ध्यान दीजिएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो बृहत्तम वन क्षेत्र वाला एरिया कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक है, जबकि हम कुल भौगोलिक क्षेत्र के अगर चलेंगे और प्रतिशत के हिसाब से चलेंगे, मींस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो मिजोरम हो गया। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र। तो ऐसे याद कर लो, माँ कॉम, जो आपकी माँ है वो कॉम कर रही है बाल को। ठीक है, माँ कॉम। ठीक है, तो अब कभी नहीं भूलेगा। M से क्या है? मध्य प्रदेश है। A से क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, C से क्या है? छत्तीसगढ़ है। O से क्या है? उड़ीसा है। और फिर M से महाराष्ट्र है। तो मकॉम याद रखिएगा। और परसेंटेज के हिसाब से हम चलेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाट के ढलानों पर पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो शहतूत दिया है, ठीक है, एकेशिया दिया है, ठीक है, फिर यूफोरबिया दिया है और ताल दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर इनमें से कौन से वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर पाए जाते हैं? तो वो आपके मलबेरी, शहतूत। ए आपका सही उत्तर है।
शहतूत की झाड़ियाँ, रेशम की साड़ियाँ, ये याद रखिएगा, शहतूत विभाग भी होता है। तो शहतूत वृक्ष पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी घाटों के ढलानों पर देखने को मिलते हैं। शहतूत कभी खाया है? खूब मीठा मीठा शहतूत होता है। फिर रबड़ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट? रबड़ किस टाइप के फॉरेस्ट का आपका पार्ट है? बताइए। ट्रॉपिकल, एवरग्रीन, टाइडल, हिमालयन या फिर टुंड्रा? इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये 134। तो रबड़ जो है वो ट्रॉपिकल, एवरग्रीन वनों का पार्ट है, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, सदाबहार, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, बारिश होती है, वर्षा होती, खुश होते हैं, हरे भरे, एवरग्रीन होते हैं ये। ठीक है, सदाबहार होते हैं। ए आपका सही उत्तर है। कभी आप देखिए, ऐसे भी अगर आप रोज घूमते हैं या पेड़ों को ऑब्जर्व करते हैं तब भी आपको समझ में आएगा कि जो रबड़ प्लांट होता है वो अपनी पत्तियों को झाड़ता नहीं है, वो सदाबहार हरा भरा रहता है हमेशा। ठीक है, पतझड़ के मौसम में ऐसा नहीं कि वो अपने पत्तों को गिरा दे रहा है। चलिए आगे देखिए। बंगाल के अरबरी वन में ज्यादातर डैश है, क्या है? टीक है, साल है, मैंग्रोव है, बांस है। 135 प्रश्न ये आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साल वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, साल वृक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बंगाल के अरबरी वन में, बंगाल के अरबरी वन में ज्यादातर साल वन पाए जाते हैं। बंगाल की अरबरी वन उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन श्रेणी के वन है। प्रायः एक ही प्रजाति के पौधे की यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। भारत का वह राज्य कौन सा है जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है? सबसे कम अगर हम देखें, मिनिमम फॉरेस्ट कवर मिनिमम फॉरेस्ट कवर एरिया जो है, ठीक है, वो किस राज्य में है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 136 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? वो है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम आपको दिखेगा फॉरेस्ट कवर। बी आपका सही उत्तर है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर चलेंगे तो 3.63% वन क्षेत्र ही खाली है हरियाणा में, तो सबसे न्यूनतम हरियाणा में है। ठीक है, और मैक्सिमम की जब हमने बात की थी तो आप याद रखिएगा कि मैंने आपको मकाओ बताया था एरिया वाइज। ठीक है, परसेंटेज वाइज नहीं, एरिया वाइज बताया था मैंने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा प्रमुख व्यावसायिक पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में विकसित होता है? साल, रोजवुड, टीक या शीशम? तो ये प्रश्न पूछा गया इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में। तो यहाँ पर शीशम जो है वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और शीशम का प्रयोग कॉमर्शियल पर्पस में भी किया जाता है। शीशम की लकड़ियाँ बहुत अच्छी मानी जाती है ना। डी आपका सही उत्तर है। तो सागौन की बात करें, शीशम की बात करें तो ये सब लकड़ियों से हम देखते हैं घर के फर्नीचर बनते हैं, खिड़की दरवाजे बनते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखिएगा माकॉम में, फिर से मैं रिवाइज करा दूं, माकॉम, माँ को कंघी करते हुए, बाल कंघी करते हुए देख रहे हो तो एम से मध्य प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अपनी मम्मी का नाम अरुणा याद रख लेना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऐसे कोई किसी की अरुणा, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको अरुणा मामी के बारे में बताया था, जो कि क्या करती थी, बहुत मारती थी। मेरी एक अरुणा मामी बहुत मारती हैं। तो अरुणा मामी किसके लिए याद रखना था? म्यांमार के लिए। याद है ना? ऐसा तो नहीं है सब दिमाग से उतर जा रहा है, याद रख। चलो, लास्ट क्लास में मैंने आपको अरुणा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा क्लास, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किसके बारे में? अपनी अरुणा मामी के बारे में। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि जो मेरी अरुणा मामी हैं वो बहुत ज़्यादा मारती हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं वो अपने बॉर्डर को किसके साथ शेयर करते हैं? म्यांमार के साथ। बहुत मारती हैं ना, म्यांमार के साथ शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या याद रखना है? एनए से नागालैंड। ठीक है, ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। एमए से आपको याद रखना है मणिपुर। ठीक है, और एमआई से मिजोरम। ये मैंने ट्रिक बताया था। आज की क्लास में जो ट्रिक मैंने बताया आपको कि आपको इमेजिन करना माकॉम। ठीक है, माकॉम तो
से क्या हो गया मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, ठीक है, और एम से महाराष्ट्र, याद रखिएगा। लेकिन अगर हम प्रतिशत के हिसाब से चलेंगे तो सबसे शीर्ष पे पहुंच जाएगा मिजोरम, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। Which of the following state of India has no mangrove forest? किसके पास कोई भी मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है? तो बड़ा सिंपल है, झारखंड होगा, डी आपका सही उत्तर होगा। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। मैंग्रोव्स की हम बात करेंगे तो आपको पता है कि आपको वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव्स मिलेंगे, गोवा में भी देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। जहाँ पर भी कोस्टल एरिया है, जहाँ पर भी दो नदियाँ आकर मिल रही है, एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पर मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे। आगे बढ़े। Which of the following pair is correctly matched? तो चलिए बताइए। टीक जम्मू कश्मीर, रेड सीडर तेलंगाना, शहतूत पंजाब, सुंदरी हिमाचल प्रदेश। सुंदरी वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था, सुंदरी वृक्ष जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं सुंदरी वृक्ष के कारण ही उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। 2016 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पर अगर हम सहतूत की बात करें तो सहतूत हमें पंजाब में देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है, आपने ध्यान दिया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित है? तो सहतूत पंजाब में मिलता है, ध्यान रखिएगा। टीक की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य और दक्षिण भारत में टीक मिलता है, ना कि जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे टीक जम्मू कश्मीर दिया गया है, समझ में आ गया, जो कि गलत है। टीक हमें मध्य भारत और दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। रेड सीडर की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा असम में देखने को मिलता है। शहतूत पंजाब में भी, यूपी में भी शहतूत आपको मिलता है। आपने शहतूत खाया भी होगा बचपन में, जब खेलते थे तो मेरे घर के सामने खूब बड़ा सा शहतूत का पेड़ था, तो वो ना खूब एकदम पिंक 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 हो जाता था। तो हम लोग शहतूत को मतलब खाते भी थे और उसको लेके अपने हाथ में मेहंदी, लिपस्टिक सब लगा के खेलते थे। अरे वाह, मतलब बड़े सुंदर लग रहे, अपना एक दुनिया था वो अलग। और सुंदरी जो है वो पश्चिम बंगाल में। तो शहतूत का वृक्ष तब मैंने देखा था, तब आराम से दीवार पे बैठ के खाते वाते भी थे। चलिए, Which of the following mango variety is known as king of mangoes? किसे king of mangoes कहा जाता है? अब आम के शौकीन बच्चों से अगर पूछोगे तो वो बता देगा, चौसा, लंगड़ा, दशहरी, सफेदा। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो दशहरी आम जो होता है उसे क्या कहा जाता है? किंग ऑफ मैंगोज, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। और दशहरी हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है, ठीक है। मुंबई की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर अल्फांसो मिलता है, ठीक है। बेंगलुरु में बंगनपल्ली, पश्चिम बंगाल में मालदा, बिहार में जर्दालू आम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दशहरी आम का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ इलाहाबाद, लखनऊ में, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए बताइए मुझे बताइए आप लोग कि आप लोगों को आम की कौन सी वैरायटी पसंद है, ठीक है, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। Which of the following highest maize producing state in India? कहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्का मेज का प्रोडक्शन होता है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। इलाहाबाद हाईकोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है कर्नाटक में, ए आपका सही उत्तर है। भारत में मकई का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान भी याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। और आपको पता होना चाहिए जो मक्के की खेती होती है वो साल भर होती है, साल भर हो सकती है। एक बार यूपी पीसीएस में यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा फसल ऐसा है जो साल भर उगाया जा सकता है, तो वो मक्का है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितना तापमान चाहिए रहता है, तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ग्रोन अंडर द शैडी ट्री, ठीक है, बताइए वृक्षों की छाया में क्या उगाया जाता है? सौंफ, कॉफी, प्याज या फिर अदरक। इलाहाबाद हाईकोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है 143। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपने देखा होगा, अदरक तो ऐसे ही उगती है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं छाव वाव नहीं दिया जाता है। अनियन भी आपने देखा होगा, प्याज उगती है ना, प्याज के ऐसे साग भी आप लोग खाते हैं आलू में काट के। सौंफ जो है उसका पेड़ होता है ना, छोटा छोटी सौंफ निकलती है, बहुत सुगंधित होती है,
तो ये सब चीज़ें तो देखा होगा आपने। कॉफ़ी जो है उसको शेडी में उगाया जाता है, शेडी ट्री में, ठीक है, ये याद रखिएगा, वृक्षों की छाया में। डी आपका सही उत्तर है। ऐसे प्रश्न तो अगर आपने थोड़ा सा भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा ना क्लास, तो आप बता पाएंगे। आखिर हम सब इसी धरातल से जुड़े हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम फ्लैट में ही पैदा हुए हैं, एसी में ही रहते थे और लिफ्ट से ही चलते थे, पैर ज़मीन पे पड़ते नहीं थे, ट्रेन पे बैठे नहीं हैं, बस फ्लाइट से इधर उधर ट्रैवल करें, ऐसा तो कुछ है नहीं। हम लोग यहीं पे रहे हैं, ठीक है, गाँव भी जाते हैं, ठीक है, दादी बाबा सबसे मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो बीच में खेत भी पड़ता है। कई बार तो खेत में जो क्या कहा जाता है, आम बोलचाल में बुड़ भी जाते हैं ना। तो ये सारे प्रश्न तो मुझे स्पेशली आपको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भी आप सोचेंगे आराम से कर लेंगे। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा याद रखिएगा, ये जो आसान प्रश्न है ना, ये भी कई बार गलत हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में रहते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रश्न बहुत आसान लग रहे हैं, आप भी मैम क्या समय दे रही है, इसको क्या एक्सप्लेन करिए, तो दाएं हाथ का खेल है। लेकिन यही प्रश्न जब एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रेशर में बैठते हैं ना, तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो आसान प्रश्नों को भी बहुत हल्के में मत लीजिए, मतलब उसको ध्यान से पढ़िए, एग्जाम में सही लगा के आइए, ठीक है। तो इसीलिए चलिए अब बताइए, ब्लैक पेपर की अगर हम बात करें, काली मिर्च की हम बात करें, ये वृक्ष का बीज है, बांस का फल है भाई, एक वर्षीय फसल का बीज है, एक बेल का फल है। अब बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो जो ब्लैक पेपर होते हैं वो वृक्ष के बीज होते हैं, सीड ऑफ ट्री, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। और काली मिर्च को तो कि मसालों का राजा बोला जाता है, काली मिर्च के लिए ही तो व्यापार शुरू कर दिया था यूरोपियन ट्रेडर्स ने। बताओ, यहाँ से काली मिर्च ले जाके अमीर हो रहे थे सब। चलो, खड़ी ढलान पर मृदा अपरदन रोकने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? खड़ी ढलान की बात यहाँ पर की गई है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट, मल्चिंग या फिर टेरिस कल्टीवेशन। ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2023 में, याद रखिएगा। तो हम लोग खड़ी ढलान की बात कर रहे हैं। खड़ी ढलान में क्या होता है? टेरिस कल्टीवेशन होता है। कुछ इस तरीके से आपको कटा हुआ ऐसे दिखता है, ठीक है, टेरिस कल्टीवेशन इसे कहते हैं। डी आपका सही उत्तर है, ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में, ठीक है। यहाँ पर क्लास देखिएगा, इंग्लिश में ये दिया गया है, हिंदी में ये दिया गया है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात की गई है। फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली, क्रॉप ग्रोन फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, सिंगल क्रॉप इन अ लार्ज एरिया। तो बताइए, स्लैश और बर्न मतलब एक जमीन का टुकड़ा आपने लिया, वहाँ पर जो भी चीज़ें थी उसको आपने जला दिया, फिर उसके बाद वहाँ पर खेती की आपने, फिर स्लैश एंड बर्न मतलब वहाँ पे जला के, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, बोला गया है प्लांटेशन, कॉमर्शियल, शिफ्टिंग या सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। वीडियो को पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हैं, आराम से पॉज कर लीजिए क्लास। अब बताइए, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है जूमिंग कल्टीवेशन। जूमिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक पैच लैंड का लिया जाता है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की जाती है। जब ये सॉइल आपकी इरोड हो जाए या सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए तो दूसरा पैच उठाते हैं, वहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे कि जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो यहाँ पर जब हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो ये आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का टाइप हो गया। तो ए का थर्ड आपका दो जगह दिया गया है, ठीक है। ए का थर्ड जैसे मार्क करेंगे क्लास, वहां पे आपको पता चल जाएगा बी का फोर्थ होगा, ठीक है। बी का फोर्थ देख लीजिए क्या है, फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। तो बी का फोर्थ सबसिस्टेंस फार्मिंग इसे कहते हैं, निर्वाह कृषि, ठीक है, सही बात है। कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, निर्वाह। जो कृषक है वो खुद ही के परिवार का भरण पोषण करने के लिए वो खेती कर रहे हैं, तो बी का फोर्थ हो गया। फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, सीधे आप वर्ड को जोड़ लीजिए वर्ड से, तब भी आप बता लेंगे, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। पढ़ लीजिए, अपने से पढ़ लीजिए, इसमें इतना सोचने वाली ज़रूरत नहीं है, ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोइंग टाइम फॉर खरीफ क्रॉप, बताइए खरीफ क्रॉप को बोने का समय क्या है। तो इसके लिए तो मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है, काजोल, याद रखिएगा, काजोल और रोम,
काजोल और रोम, कभी भी नहीं भूलेगा, काजोल तो कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं, खरीफ की, याद रखिएगा, तो ये आपका जुलाई अगस्त के समय में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। जून जुलाई अगस्त ये वाला जो समय है, ठीक है। तो जून जुलाई में से बोया जाता है और हार्वेस्टिंग कब होती है, अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में। जब हम रोम की बात कर रहे हैं तो हम रबी क्रॉप की बात कर रहे हैं, इसे बोया जाता है अक्टूबर में, काटा जाता है मार्च में, याद रहेगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, खरीफ फसल बोने का समय क्या है, बी, जून जुलाई। 147 का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। रबी की बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया, रोम याद रखिएगा, यहाँ पर काजोल याद रखिएगा, यहाँ पर रोम याद रखिएगा, ठीक है। और जायद की बात करेंगे तो अप्रैल मई। आगे बढ़ते हैं। 148, निम्नलिखित में से किस फसल को नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जई, चावल, सोयाबीन, मक्का। तो बताइए 148 का आपका सही उत्तर क्या है, सोयाबीन को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि ये एक लेगुमिनस प्लांट है, इनके रूट्स में आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, राइजोबियम्स होते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का खुद काम करते हैं, तो लेगुमिनस रहेंगे इस वजह से। थ्रेशिंग इज रिलेटेड टू, बताइए, गन्ना, चना, तंबाकू, केला। तो थ्रेशिंग की बात की गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर है। तो थ्रेशिंग किसमें होती है, शुगर केन की जब हम बात करते हैं, ए आपका सही उत्तर है। अगला, टमाटर की फ्लोर सौर किस्म लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि डैश होती है। तो बताइए इसमें क्यों ये ताज़ा बनी रहती है, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पॉलीगैल्ट्रोनेज कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, पॉलीगैल्ट्रोनेज जो है वो इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है। अब यहाँ से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ प्रमुख केंद्रों की हम बात करते हैं, जैसे भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, कोलकाता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ पर है, देहरादून में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर है, देहरादून में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं परीक्षण संस्थान कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्लास क्लियर है। चलिए आप आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और भी प्रश्नों के साथ। वैसे मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ कि वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँ, ताकि ओवरऑल रिवीजन आपका होता रहे, ठीक है। क्लास कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कराऊंगी, बार बार चीज़ों को रिवाइज कराऊंगी, इतनी बार बोलूँगी आपको लगेगा कि ऐश्वर्या मैम बस करिए, अभी तो बताया था 2 दिन पहले, लेकिन क्लास बार बार रिवीजन करना ही आपको एग्ज़ाम में क्या दिलाएगा, आपको एग्जाम में सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम दिलाएगा, और क्या दिलाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक क्लास खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि अपने पे विश्वास रखिएगा। ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसे महसूस करना, नहीं गलत बोल दिया, ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे महसूस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं रोज़ अपने विद्यार्थियों से इसलिए ये बात कहती हूँ क्योंकि हम सब अपने पे सेल्फ डाउट होता है सबको, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं होता, मुझे भी सेल्फ डाउट होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी चीज़ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता। फिर हम अलग अलग रीजंस ढूंढते हैं, बहाना ढूंढते हैं उस कार्य को ना करने का, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। जीवन में रीजंस मत ढूंढिए अपने फेल्योर को छुपाने के लिए,
उसको फेस करिए विद कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए। सही समय आने पर ईश्वर आपको ज़रूर सफलता देगा। इस विश्वास के साथ परिश्रम ज़रूर करिए। धन्यवाद क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।